Hello students, today we will continue with the some problem based on probability. Like the very first question is, sample space of tossing a coin 3 times. We need to find a sample space of tossing a coin 3 times. It means I am having one coin, second coin and third coin. When I will toss first coin, what will happen? Either I will get head or tail. After tossing first coin, when I toss the second coin, जब मैं second coin toss करूँ तो क्या होगा? Again, either I will get head or tail. अगर मुझे first coin में head मिला तब भी head या tail आएगा second time में. First time में अगर tail मिला तब भी second time में again head और tail आ सकता है. Again, सेकेंड कॉइन टॉस करने के बाद जब मैं थर्ड टाइम टॉस करूंगी तो अगेन हेड या टेल आएगा, हेड या टेल आएगा, अगेन हेड और टेल, हेड और टेल. So this is the total sample space. It means maybe I will get head, 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 tail. The sample space will be head, 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 tail. And maybe I'm getting head, tail, head, head, tail, head, head, tail, tail. Or maybe I'm getting on the first coin tail, then on first tail, on second head, tail, head, after that maybe head or tail. So head or maybe tail. Similarly, tail, tail, head, or maybe tail, tail, tail. These are the set of all possible outcomes. Now, the second question is, in the similar way, we can find for the 4 coins, again the head and tail are the possibilities. A coin is tossed. If it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red or 3 black balls. If shows head, we throw a dice. Now find the sample space. What is we are saying that? We are said that first of all we had a coin. We will toss it. Either maybe we will get head or maybe we will get tail. And said that if we are getting tail, अगर tail मिलता है हमें, then what will we do? Tail आता है तो हम एक बॉक्स में से जिसके अंदर 2 रेड बॉल्स है और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, इनमें से कोई बॉल निकालेंगे. ऑलवेज रिमेंबर दैट 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स गिवन है, तो आप यही मान के चलेंगे फर्स्ट रेड, सेकंड रेड, फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक एंड थर्ड ब्लैक. ओके, वी विल टेक लाइक दिस, मे बी फर्स्ट रेड, सेकंड रेड, फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक एंड थर्ड ब्लैक आ रही हो. ऑलवेज रिमेंबर दैट आप कभी भी इस कंडीशन में या इस टाइप के क्वेश्चंस में आप कभी भी ये नहीं करेंगे कि इधर सिर्फ रेड मिल रही है या ब्लैक मिल रही है. रेड या ब्लैक, 2 ऑप्शन नहीं है, 2 रेड बॉल है. जब तक आपको क्वेश्चन में बोला ना जाए कि बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, हम उनमें बिल्कुल भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तब तक आप रेड सेम नहीं लेंगे. फर्स्ट रेड, सेकंड रेड, ब्लैक सारी सेम नहीं लेंगे. फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक एंड थर्ड ब्लैक. ओके ओके. नाउ और अगर क्वेश्चन में गिवन है अगर हेड आएगा तो वी विल थ्रो डाइस. डाई लेंगे, उसे थ्रो करेंगे तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 या 6 आ सकता है. अब इसी का सैंपल स्पेस लिखना है, तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? इफ आई एम गेटिंग हेड, तो आफ्टर हेड व्हेन आई एम रोलिंग अ डाइस, इट मीन्स आई विल गेट मे बी 1. हेड के बाद मे बी 2 आ रहा हो, हेड के बाद 3 आ रहा है, हेड के बाद 4,
हेड के बाद में 5 और हेड के बाद में मे बी 6। टेल के बाद में तो हमें डाई रूल करना ही नहीं है। टेल के बाद में तो हमें बॉक्स में से बॉल लेनी है। तो टेल के बाद में मे बी फर्स्ट बॉल आ रही हो, मे बी टेल के बाद सेकंड रेड बॉल आ रही हो, मे बी फर्स्ट ब्लैक बॉल, सेकंड ब्लैक बॉल, और मे बी थर्ड ब्लैक ball. So this is the required sample space. Now, next question is 3 coins are tossed. Find 2 events which are mutually exclusive. It means ऐसे 2 events बताने हैं जो mutually exclusive है. It means जहाँ पे कुछ भी common ना हो. हमने 3 coin का अभी देखा था sample space. It's like this. तो इनमें से कोई भी 2 लेने हैं इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या हो सकता है? आप कुछ भी ले सकते हैं। ऑल हेड, सेकंड वन इज ऑल टेल, या मैक्सिमम 2 हेड, ओके, एंड ऑल टेल्स। यू कुड टेक एनी 2 विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Mutually exclusive. I am taking event of getting all heads, and second event is getting all tails. दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है. It means both are mutually exclusive. Second case, 3 events that are exhaustive. ऐसे इवेंट जो 3 इवेंट्स लेने हैं जो एग्जॉस्टिव है. इट मीन्स दैट कि 3 इवेंट्स जिनका यूनियन करने पे मुझे कंप्लीट सैंपल स्पेस मिले. ओके, तो आई कैन टेक all heads, first event. second ले लेती हूँ at least 1 head. it means at least 1 टाइम तो head आ गया. it means 1 head, 2 head और 3 head. तीनों कंडीशन यहाँ आ गई. ठीक है. and the next one is all tails. अब यहाँ देखो ऑल हैड यानी एच 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 आ गया. यहाँ जितने भी एच टी का जो मिक्स है सारे यहाँ पे आ गए इवेंट, और ऑल टेल्स यहाँ आ गया. यहाँ पे ऑल हेड्स मैंने एटलीस्ट जो 1 हेड लिखा है तो 1 हेड भी है, 2 हेड भी है और 3 हेड भी है. इट मीन्स ये ऑल हेड वाला केस यहाँ पे आ रहा है क्योंकि एग्जॉस्टिव बोला है तो यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना जरूरी नहीं है. द थर्ड वन इज 3 केसेस events mutually exclusive and exhaustive. ओके, अब हमें 3 इवेंट्स ऐसे चाहिए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो. यानी यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है ना ऑल हेड वाला, वो नहीं आना चाहिए. ऑल टेल, ऑल हेड, ठीक है. ओके, उसके अलावा हम ले सकते हैं ऐसा जहाँ पे एग्जैक्टली 1 हेड एंड 1 और मे बी 2 हेड. 1 हेड और 2 हेड. हमने ऑल हेड ले लिया. एक ले लेते हैं ऑल टेल. हमें मालूम है ये दोनों तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यहाँ पे कोई कॉमन है ही नहीं एलिमेंट. अब एक ऐसा चाहिए जहाँ पे अगेन पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस बने एग्जॉस्टिव के लिए बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो. तो ऑल टेल यानी ऑल हेड यानी सारे 3 हेड वाला आ गया. तो 1 हेड एंड 2 हेड रिमेनिंग था. तो वी कैन टेक लाइक दिस 1 हेड और 2 head.
1 head or 2 head, maybe 1 head or maybe 2 head. यानी 1 head और 2 head दोनों वाले केसेस सारे यहाँ आ गए, 3 head वाला यहाँ नहीं आएगा, और इवन टेल ऑल टेल्स वाला केस भी यहाँ नहीं आएगा. तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गए एंड एग्जॉस्टिव भी हो गए, यानी कि तीनों को कंबाइन करने पे कंप्लीट सैंपल स्पेस मिलता है. द नेक्स्ट वन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग. सिंपल एक डाई है, तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस देख लेते हैं क्या है डाई में. दैट इज एस 1 2 3 4 5 and 6. First is getting prime number. We are getting prime number. Let this event is even. Then what is the probability of getting prime number? First of all, write down the event even in the form of set. Getting prime number, it means 1 is not a prime number, 2 3 4 is not a prime number, and 5 and again 6 is not a prime number. Then probability of even will be number of element in even upon total number of element in sample space. That is 3 upon 6, that is 1 upon 2. Second one is a number greater than or equal to 3. It means suppose it is E2, so it means we are getting greater than or equal to 3, it means 3 4 5 and 6. So what will we get? That will be probability of E2 will be 4 upon 6, that is 2 upon 3. A number more than 6. Let this is event E3. So more than 6, we don't have anything, that is 5. Then what is the probability of E3? That is 0 upon 6, that is 0. This is called impossible event, and these are called compound event. Okay, and now next one is a number less than 2. Let it is event E4. Less than 2 means only 1. What is the probability of E4? That is 1 upon 6. Number of element in event upon number of element in sample space. This is called a simple event. Okay. When the probability is 0, that is called impossible event. When the probability is exactly 1, that will be called sure event. Now, the next question. We are given that probability of A is 0.42, probability of B is 0.48, probability of A and B. A and B means what? Remember that A and B means probability of A and B means simply intersection, 2.16. That 3 are given to us. Now we need to find not A. It means probability of A not. Remember that probability of happening and not happening is always the sum of probability of happening and not happening of event is always equal to 1. So probability of A plus probability of A not will always equal to 1. That will be 1 minus probability of A. 1 minus 0.42, that will be 58, 0.58. Okay. Not B means 1 minus BB. 1 minus 0.48, that is 0.52. And now A or B, it means we need to find probability of A union B. Using the formula for the same,
as per we are using in the sets. That will be equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. It means probability of A union B will be equal to 0.42 plus 0.48 minus 0.16. That will be equal to 0.74. 0.9 minus 0.16, 0.74. Now taking the next question. A letter is chosen at random from the word assassination. Find the probability of letter is a vowel or is a consonant. First of all, we are given that I'm separating both of that according to vowel and consonant. 2 3 times A and 2 3 times A and I and O. These 6 vowels are given to us, and what are consonants are given? SS, SS, N, T, N. Okay. 6 vowels are given to us and 7 consonants are given to us. This total letters are there 13. Okay. Remember that we will always let all the elements are different. Consider all the elements different, like A1, A2, A3. Consider like this: I1, I2, S1, S2, S3 and S4, N1, N2. Okay. Now, in the sample space we are having total 13 letters. What will the sample space? A1, A2, A3, I1, I2, O, S1, S2, S3, S4, and after that N1, N2 and T. The total number of elements in sample space are 13. Now first event is getting a vowel. We are choosing only one letter and that will be vowel. Suppose this is event E1. It means what the vowel we can get? A1, A2, A3, I1, I2 and O. The number of elements in E1 will be equal to 6. Okay, we can take like this, or when we are given that we are choosing only one element, we can also use the combination. But here we have to choose only one, so we need not to take combination. Simply we can take only one. If we need to choose 2 letters, then out of the 6 we will get 1. So we will get 2. Here we are having out of 6 we need only 1. If we are having more than this, we will have to take the formula as 6, 3, 2 and so on. The probability of E1 will be equal to number of elements in E1 upon number of elements in sample space. That is 6 upon 13. We are directly taking is 13, and we will not say that directly like this, because it depends only on the question, that how many letters we are taking. Okay. Now second one is getting a consonant. Let this is E2 sample space E2. There is S1, S2, S3, S4, N1, N2 and T. There are 7 elements. Probability of E2 will be number of elements in E2 upon number of elements in S. 7 upon 13.
That's it. I thought the topic is very clear to you. Now we will continue with some complicated question in the next video. Thank you, class.